नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस.के. मौर्य आप लोगों के लिए शिक्षा में मापन नामक कंटेंट लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन 5 शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पाठ्यक्रम का कंटेंट है। शिक्षा में मापन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। एक ऐसा प्रत्यय है जो किसी भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं को अंकात्मक रूप देता है। अंकन की इस प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं। मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, जबकि मापन संकुचित है और सीमित है। अब मापन की परिभाषा देखते हैं। ब्रेड फील्ड की व मोरे डाक विद्वान हैं। इन्होंने मापन को परिभाषित करते हुए कहा है कि मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों यानी विभिन्न फलकों, विभिन्न पहलुओं को प्रतीक प्रदान करना ही मापन है। प्रतीक प्रदान करना यानी चिन्ह आदि प्रदान करना, अंक प्रदान करना, यही है प्रतीक। निशान। एस स्टीवेंस ने कहा, मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन क्या करता है? किसी निश्चित नियम के अनुसार अंक प्रदान करता है। यदि कोई निश्चित नियम ना हो तो मापन का अस्तित्व नहीं रहेगा। मैककॉक 1949 में कहते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्वमय है तो उसका मापन संभव है। मापन की विशेषताएं। मापन की महत्वपूर्ण 4 विशेषताएं हैं। मापन वैज्ञानिक प्रगति का आधार है। ये क्या है? यदि मापन न हो तो वैज्ञानिक रूप से हम उसकी सत्यता का, हम उसकी क्वांटिटी का मापन नहीं कर सकते और मूल्यांकन में भी हम आधार प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए वैज्ञानिक प्रगति का ये आधार है। दूसरा बिंदु है, मापन मूल्यांकन में सहायक है। यदि मूल्यांकन हम कर रहे हैं तो मापन यानी कुछ अंकन या कुछ चिन्ह नहीं दिखाएंगे, कुछ प्रतीकात्मकता हम नहीं लाएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, यानी विश्वसनीयता और वैधता का अभाव हो जाएगा यदि मापन का उपयोग हम मूल्यांकन में नहीं करेंगे तो। मापन सदैव अंकात्मक निष्कर्ष देता है। मापन क्या करता है? सदैव अंकात्मक निष्कर्ष देता है, यानी अंक के द्वारा, क्वांटिटी के द्वारा ही हम उसको, परिमाण के द्वारा ही हम उसको प्रयोग में लाते हैं, निष्कर्ष के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। मापन पर आत्मनिष्ठता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ नहीं हो सकता अर्थात मापन पर आत्मनिष्ठता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि मूल्यांकन पर इसका प्रभाव पड़ता है। मूल्यांकन में हम आत्मनिष्ठता यानी अपने विचार को रख सकते हैं, लेकिन मापन में जितनी जो वस्तु है उतनी ही होगी और वो निर्धारित नियमों के अनुसार मापी जाएगी, इसलिए उसमें आत्मनिष्ठता नहीं होगी। जैसे मुझसे कहा गया कि आपको 2 किलो कुछ दे दिया जाए, तो 2 किलो देने के लिए मैं अब अपने पास से कुछ नहीं कर सकता। अगला है मापन का उद्देश्य। मापन का उद्देश्य नंबर 1 है, मापन द्वारा अनुदेशन की प्रभावशीलता को ज्ञात किया जाता है। शिक्षक जब अनुदेश करता है तो उसकी प्रभावशीलता को जांचने के लिए हम मापन का प्रयोग करते हैं। छात्रों के विकास में बाधक तत्वों की पहचान की जाती है, यानी किसी को 5 अंक मिले, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 2, 10 में से, तो हमने उसी आधार पर देखा और उन्हीं बाधक तत्वों की पहचान कर सकते हैं उन्हीं अंकों के आधार पर। अंकों के आधार पर ही हम उसको मूल्यांकन करते हैं और उसका निराकरण करने की चेष्टा करते हैं। छात्रों को व्यक्तिगत रूप से पहचानना जिससे उसकी आवश्यकता अनुसार उपचार किया जा सके। छात्रों को व्यक्तिगत रूप से
पहचानना जिससे, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक बालक का मूल्यांकन होगा सारी, तभी हम उसकी आवश्यकता अनुसार, उसकी त्रुटियों के अनुसार ही उसको उपचारात्मक शिक्षण या उपचार उसका कर सकेंगे। और यदि हम सामूहिक रूप से करेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा, उचित नहीं होगा। शिक्षण व्यूह रचना में परिवर्तन, यदि इस प्रकार से हमें पहचान हो जाएगी और व्यक्तिगत रूप से हम जान लेंगे, अपने अनुदेशन की प्रभावशीलता को जान लेंगे, तो हम एक व्यूह बनाएंगे, शिक्षण व्यूह रचना, और जो शिक्षण व्यूह रचना अब तक थी उसमें परिवर्तन लाएंगे और हम शिक्षण को श्रेष्ठ बनाने की चेष्टा करेंगे। ये शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य, मापन के उद्देश्य हो गए। अब यद्यपि इतनी गुण हैं, विशेषताएं हैं, फिर भी इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। 4 सीमाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, मापन सर्वत्र नहीं हो सकता, व्यापक नहीं है। इसकी प्रक्रिया जटिल होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कठिन होती है। बिना आधार के कोई कार्य नहीं कर पाते हैं हम। इसके द्वारा कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता, यानी इसके द्वारा क्या होता है कि हम कोई निर्णय नहीं प्राप्त करते, अर्थात मापन के द्वारा हमें किसी व्यक्ति या प्रक्रिया के बारे में मात्र सूचनाएं मिलती हैं, निर्णय नहीं मिलता। निर्णय हम मूल्यांकन में ही प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक मापन की अपेक्षा शैक्षिक मापन का स्तर बहुत कम रहता है, यानी शैक्षिक मापन अत्यंत जटिल है और उसको मापना बहुत कठिन है, और इसका जो लेवल है वो उच्च नहीं रह पाता, कम ही रहता है। और भौतिक मापन में सटीक रहता है और उचित रहता है, क्योंकि वह अब बनाए गए निश्चित नियमों के आधार पर मापन करता है। इस प्रकार से आपको हमने बताया, सार संक्षेप कहिए तो बता दें, यानी मापन से हमारा अभिप्राय किसी भी अवलोकन को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करने से है। दूसरे अर्थ में देखें तो भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया को ही हम मापन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रत्यय है जो निरंतर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। एक प्रश्न बन गया। दूसरा, मापन की परिभाषा। मापन की परिभाषा में हम कोई भी मापन, कोई भी यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्वमय है तो हम उसका मापन कर सकते हैं, किया जा सकता है। ये मैककाल की परिभाषा है। ब्रैडफील्ड व मोरडॉक की परिभाषा आपने देखा अभी। मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन है, यानी विभिन्न फलकों को हम देखेंगे और उसको एक चिन्हित करेंगे, उसको मात्रा में लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे, वही मापन है। अगला है शैक्षिक मापन की विशेषताएं, यानी मापन के द्वारा हम वैज्ञानिक प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ तभी सकते हैं जब हम पहले मापन करेंगे। मापन, यदि वो छोटा सा उदाहरण ले तो यदि हम वैज्ञानिक रूप से शिक्षण करना चाहते हैं तो पहले हमको मापन करना पड़ेगा कि किस स्तर का विद्यार्थी है, फिर उसी के आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे, बृहद है उसका, और उसके बाद हम वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक शिक्षण करने, मनोवैज्ञानिक रूप से वो आगे बढ़ सकेंगे या बढ़ने में हमको सहायता मिलेगी, यानी बेस यही बना। दूसरा बिंदु है मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है। मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है। मापन अपने आप में एक मूल्यांकन का ही पार्ट है। मापन किसी भी वस्तु को सीधे न करके किसी उपयुक्त साधन के माध्यम से करता है या होता है, यानी किलो के हिसाब से ही, किलो मानक एक बना लिया गया और किलो के हिसाब से हम तोल सकते हैं, लीटर के हिसाब से ही हम कुछ मात्रा, कुछ जो है द्रव ले सकते हैं। ठीक। मापन सदैव अंकात्मक निष्कर्ष देता है, यानी आपने कितना अंक प्राप्त किया, 4, 6, 10, 8। अच्छा, मूल्यांकन में क्या है, अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, उत्कृष्ट हो, सर्वोत्तम हो, कक्षा में सबसे आगे हो, और आप कहाँ
विद्यालय में सबसे आगे हो, जिले स्तर पर आगे हो, इस तरीके से मूल्यांकन होता है। मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ नहीं होता, ये मैंने बताया। ये क्या, क्यों? क्योंकि हम अपने आधार से कुछ नहीं कर सकते, हम उसके मानकों के आधार से ही कर सकते हैं, जबकि मूल्यांकन में हम हमारी आत्मनिष्ठता का प्रभाव पड़ता है, अवश्य पड़ जाता है। शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता, सॉरी 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 शैक्षिक मापन के उद्देश्य। शैक्षिक मापन के उद्देश्य में मापन द्वारा अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। शिक्षण व्यूह रचना में परिवर्तन करना इसका कार्य, इसकी विशेष इसका उद्देश्य है। छात्रों के विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना इसका उद्देश्य है। छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना भी विकसित करता है। यदि हम अंक हमारे कम और अधिक ना हो तो हम क्या करेंगे? प्रतियोगी नहीं बन पाएंगे, हमारे अंदर वो भावना ही नहीं रहेगी, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? योग्यता आधारित वर्गीकरण करना हो तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? मापन की सहायता लेनी पड़ेगी। छात्रों को व्यक्तिगत रूप से पहचान करनी हो तो भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये भी एक काम है जिससे कि उसको आवश्यकता अनुसार उपचार देना हो किसी बालक को, तो भी हमें मापन की आवश्यकता पड़ेगी। सीमाएं, ये इसका क्षेत्र सीमित है। ये मापन का रूप जो होता है वो व्यवस्थित होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। मापन के द्वारा हमें किसी व्यक्ति या प्रक्रिया के बारे में मात्र सूचनाएं मिलती हैं, कोई निर्णय नहीं मिलता है। निर्णय हम मूल्यांकन के द्वारा ही कर सकते हैं। भौतिक मापन की अपेक्षा शैक्षिक मापन का स्तर बहुत कम होता है। धन्यवाद, आशा है कि आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।